ओके, चलो डिस्कस करें। अब जैसे मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, हम लोगों ने ओसी स्टार्ट किया है। ओसी में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कौन से चैप्टर मींस मेरे पढ़ाने का तरीका जनरली क्या रहेगा कि है ना, मेरी नोट्स में है ना कोई क्वेश्चन जो है अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। फिर याद रखना, हिंट अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पहले 2-3 लेक्चर्स में। मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बाद में हिंट मैं क्या करूंगा, आपको क्लास में लिखवा दूंगा। बाद में हिंट मैं क्या करूंगा, आपको क्लास में लिखवा दूंगा। मैं अपने नोट्स में ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेड करके, वैसे नोट्स में नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिकॉज जैसे मैंने कहा था, पूरी मीन्स नहीं तो हमारी हिंट्स जो है वो सबको पता चल जाएंगे। बिकॉज नोट्स आप लोग अपने में नहीं रखते, अपने फ्रेंड्स में बांटते हो, तुम लोग दयालु हो थोड़े। बट नोट्स के अंदर हिंट्स नहीं होंगी। हिंट्स जो है वो मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा, आपको क्लास में ही याद करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में ही होगा, नहीं तो बाद में आप प्लीज क्या करना, एक नोटबुक रखना, नोटबुक साथ में रखना, उसमें मैं हिंट्स आपको लिखवाता जाऊंगा। एंडिंग में आपके पास एटलीस्ट 10-15 पेजेस की एक हिंट्स की पूरे पेजेस होंगे, जिसमें पूरा का पूरा आपका ओसी क्या होगा, कवर्ड होगा। लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से ये 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई आप चैप्टर पढ़ने बैठो, इको या उसी में, प्लीज उसका हमेशा वेटेज देखा करो। जैसे इस चैप्टर में क्लियरली है कि जो 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्लूप्रिंट में नहीं है। लेकिन 3 मार्क के 2 आने वाले हैं, इसका मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या हो गए, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चलो तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डिफाइन मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने कहा था आपको कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो नेसेसरी आपको पहले क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा। बोर्ड का रूल है 5 मार्क में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों लिखना है, 3 मार्क्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। कभी भी कोई आंसर लिख रहे हो तो उसके इंट्रोडक्शन में समझ में नहीं है तो आप उसकी डेफिनेशन लिख दो, या उस चैप्टर के बारे में आपको जो पता है वो लिख दो, लेकिन इंट्रोडक्शन करके कुछ लिखो। तो यहाँ पे हमने कल जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की थी वो मैंने यहाँ पे दी है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम करवाना उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। लोगों से काम करवाना उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। कल याद है मैंने आपको कहा था, लोगों से जो काम करवाता है वो मैनेजर होता है। जो बंदा खुद से अच्छे से काम करता है वो मैनेजर नहीं होता है। वो कौन होता है, वो अच्छा वर्कर होता है। वर्कर और मैनेजर में डिफरेंस समझो। वर्कर खुद अपना काम अच्छे से करेगा, मैनेजर वो होगा जो लोगों से अच्छा काम करेगा। ऐसे सोचो ना, क्रिकेट मैच में प्लेयर और कैप्टन में फर्क है। प्लेयर मतलब अपनी खुद की बैटिंग अच्छी कर रहा है, कैप्टन क्या होगा, जो अपने प्लेयर्स से अच्छे से काम करवा रहा है। मैनेजमेंट इज प्रेजेंट इन एवरी फील्ड, एवरी लेवल, एवरी नेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर एक फील्ड में है, हर एक लेवल पे, हर एक नेशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। To understand the management, it is necessary to understand its characteristics। देखो मैं इंट्रोडक्शन में अभी क्या कर रहा हूँ, अपने आंसर को लेके आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट को समझना है तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसको पूछने का दूसरा तरीका क्या है, नेचर, या फिर कहीं पे अपनी नोटबुक में लिख दो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको पूछने का तरीका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं, नेचर पूछ सकते हैं, या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, डोंट गेट अ हग इन कोरोना। कोरोना के टाइम पे किसी को हग करने की जरूरत नहीं है, दूर जितना रहेंगे उतना हमारे लिए सेफ्टी है। क्लियर? तो DGAHUGC 7 हेड पॉइंट्स है। 7 क्या है, आपकी हेड पॉइंट्स है। हम लोग पहले सारे 7 रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग इनको याद करने का ट्राई करेंगे। ओके तो हक के अंदर जो यू है, यू के अंदर सबसे पहला कौन सा है, यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल प्रोसेस क्या होता है। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, सॉरी, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो चीज
जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, अप्लाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की कंपनीज है, इंडिया की कंपनीज में ही मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट इंडिया की कंपनीज में भी होगा, मैनेजमेंट जो है अमेरिका की कंपनीज में भी होगा। मैनेजमेंट पॉसिबल है, कोई बंदा है कंपनी नहीं चल रहा, कंपनी नहीं चला रहा है, कोई टेम्पल चला रहा है, कोई है ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, वहां पे भी उसको क्या होगा, मैनेजमेंट की नीड होगी। Management is not only required in industries but can also be applied in various social and religious fields. कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इंडस्ट्रीज में नहीं लाना है, मैनेजमेंट आप कहाँ ला सकते हो, सोशल और रिलीजियस फील्ड्स में भी ला सकते हो। सोशल और रिलीजियस फील्ड्स का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर में भी मैनेजमेंट चाहिए, आर्मी में भी मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल में भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। Management activities seen in the units of each field and different departments of these unit. कि मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो हर एक फील्ड में है, हर एक डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेस डिपार्टमेंट है, एक कैश डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, हर एक डिपार्टमेंट को आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। तो कभी भी आपसे यूनिवर्सल प्रोसेस पूछे तो हमेशा दो चीजें बताना, एक तो आपका फील्ड और दूसरा है आपका डिपार्टमेंट। ओके, तो यू पे हमने क्या देख लिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। फिर से जैसे मैंने आपको कल कहा था, ओसी में 90 प्लस लाना बहुत इजी है, ओसी में 90 प्लस लाना बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स लेके आते हैं, कल जैसे मैंने बताया था एक स्टूडेंट के तो 100 और 100 भी आए हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक लाइन के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्या दिखाई देंगे, बोल्ड करे हुए वर्ड्स दिखाई देंगे। नोट्स में भी ये वर्ड्स बोल्ड करे हुए होंगे, उन बोल्ड वर्ड्स को अपने आंसर में लेके आना। अगर आप ये बोल्ड वर्ड्स लिखोगे, अब ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए, इसके आगे की लाइन आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस ये दोनों वर्ड्स आपके क्या होने चाहिए, मेंशन करे हुए होने चाहिए। तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। लेंथ का ध्यान देना, कल जितना कहा था उतना बड़ा होना चाहिए। और दूसरा, जो ये कीवर्ड्स हैं उसको मिस नहीं करना। तो देखो, सेकंड है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कोई भी बंदा आज के टाइम में मैनेजमेंट यूज कर रहा है, कोई भी बंदा आज के टाइम में मैनेजमेंट यूज कर रहा है, तो क्यों यूज कर रहा है, ऑब्वियसली अपना टारगेट अचीव करने के लिए। रिलायंस का टारगेट सपोज करो क्या है कि हमारा प्रॉफिट 10% बढ़ना चाहिए, तो वो उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे। टाटा का टारगेट क्या है कि हमारी सेल्स है 30% बढ़नी चाहिए, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर मैनेजमेंट का ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैनेजमेंट कोई भी बंदा अप्लाई करता है, क्या सोच के मैनेजमेंट अप्लाई करता है, ये सोच के वो मैनेजमेंट अप्लाई करता है कि उसका गोल जो है वो क्या होगा, अचीव होगा। तो मैनेजमेंट इज अ टूल, नॉट द अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव, अटेनमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। देखो, मैनेजमेंट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई कंपनी ये नहीं बोलेगी कि मेरे को अच्छा मैनेजर बनना है या अच्छी मैनेजमेंट हमको चाहिए। रिलायंस का टारगेट क्या है, प्रॉफिट कमाना। हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको मैनेजमेंट को टूल के जैसे यूज करना पड़ेगा। प्लीज मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट एक रास्ता है हमारे मंजिल को या हमारे टारगेट को पहुंचने के लिए। कभी किसी कंपनी का टारगेट ये नहीं होगा कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, उनका टारगेट हमेशा प्रॉफिट या सेल्स होगा। प्रॉफिट या सेल्स अचीव करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अच्छी मैनेजमेंट लानी पड़ेगी। पहली लाइन आई समझ में सबको, इसको एक्सप्लेन द स्टेटमेंट जैसे भी पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट टूल नहीं है, मैनेजमेंट टूल है, अटेनमेंट नहीं है। आगे, एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस बंदा कर रहा है तो अपना उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव ही वो बिजनेस कर रहा है। तो मैनेजमेंट नेसेसरी है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन अ कंपीटेंट एंड इकोनॉमिक वे। कंपीटेंट मतलब टारगेट अचीव हो गया, इकोनॉमिक मतलब खर्चा ज्यादा हुआ नहीं। मेरा टारगेट है, मेरे को 20% सेल्स बढ़ानी है, मैंने 20% सेल्स बढ़ा दी, लेकिन 20% सेल्स बढ़ाने के चक्कर में मैंने बहुत सारे एम्प्लॉइज को बहुत सारा बोनस दे दिया। अब इतना सारा बोनस दोगे, उसके बाद आपके पास सेल्स बढ़ाने के बाद आपका प्रॉफिट कहां बढ़ा। तो आपको सेल्स भी बढ़ानी है, प्लस अपने प्रॉफिट को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल वे कहते हैं। ओके, पहले दो हमने डिस्कस कर दिए। कौन से थे हमारे पहले दो हमने डिस्कस किए। एक है हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका ग्रुप एक्टिविटी। साथ में रहना,
मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटी है जो कौन करता है? 2 और मोर पीपल करते हैं। देखो, आप फिर से मेरा स्टेटमेंट याद रखो, आप अकेले अच्छा काम कर रहे हो तो आप कौन हो? वर्कर हो। मैनेजमेंट तभी जरूरत होगी जब एक से ज्यादा जने हैं। एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा जने हैं, तो ही हमको क्या होगा? मैनेजमेंट की नीड होगी। तो मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एक्टिविटी है जिसमें लोग होना जरूरी है। अकेले काम करना है तो आप वर्कर हो, लोगों से काम करवा रहे हो तो ही आप क्या हो? मैनेजर हो। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड where 2 or more people are working together for the accomplishment of predetermined objective। कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जने अपने predetermined objective मतलब पहले से pre-decided, pre-determined मतलब क्या होता है? pre-decided। जब 2 या 2 से ज्यादा जने मिलके काम कर रहे हैं, पहले से डिसाइडेड है कि सेल्स बढ़ानी है, तो जैसे वो काम कर रहे हैं उस काम करने को हम लोग हमारी ओसी के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो 3 हमने अब तक करे। कौन से करे? ह्यूमन, गोल ओरिएंटेड और ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, ध्यान से सुनना। अब सपोज करते हैं, अब अपने 12th की बात करते हैं आपके। ध्यान से सुनना, 12th की बात करते हैं आपके। आपके 12th में आपने सबने है ना कुछ परसेंटेज सोची होंगी कि हमको इतने परसेंटेज चाहिए। काम करो प्लीज, मेरे को चैट में है ना मैसेज करो। देखो, आपका जो चैट है मैं किसी को रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट आप खुद से कितना एक्सपेक्ट करते हो कि आपके 12th में इतने परसेंटेज आने चाहिए? प्लीज मुझे चैट में फटाफट सब लोग लिख के भेजो। जो नहीं भेजेगा मैं रिमूव कर रहा हूँ। अपना कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी को रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आप अपना पर्सनल टारगेट मुझे बताओ। ओके, ओके। मेरे खुद के 88 आए थे और मेरी बैंड बज गई थी, इतनी मतलब पढ़ाई करनी थी। ओके, ऑलमोस्ट सबके, चलो मुझे आइडिया आ गए कि कितना टारगेट रख के बैठे हैं। ओके, अब अज्यूम करते हैं आप सबने जितना आपने टारगेट लिखा है कि ऊपर से किसी ने है ना आज आपकी बात सुन ली। आप सपोज करते हैं सुबह को रामायण या महाभारत देख के आए होगे, किसी ने बोल दिया तथास्तु और आपके है ना जितने बोले, जितने आपने लिखे तो उतने आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या? लाइफ खत्म? बोलो। आप अपने कॉलेज के लिए टारगेट रखोगे, कॉलेज हो जाएगा फिर जॉब के लिए टारगेट रखोगे। कभी भी आप अपनी लाइफ में प्लानिंग करना छोड़ने वाले हो? नहीं। तो सेम कंपनी का है, जैसे आपने अपना टारगेट डिसाइड किया, आपका टारगेट अचीव हो गया, आप फिर कॉलेज की प्लानिंग करोगे, आगे करियर की प्लानिंग करोगे। तो कंपनी ने अगर अपना टारगेट रखा है 20% सेल्स बढ़ाना, अगले साल सपोज करो उसका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर की क्या करेगी? फिर से मैनेजमेंट की प्लानिंग शुरू करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली। आपने अपना 10th में भी टारगेट रखा होगा, अचीव हो गया, 11th में तो आपके एग्जाम ही नहीं हुए, 12th में सपोज करते हैं आपका टारगेट अचीव हो गया, फिर आप कॉलेज की प्लानिंग करोगे। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने गोल अचीव कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके गोल्स जो हैं वो खत्म हो गए। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से क्या होंगे? आपके गोल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, माना गोल के लिए काम कर रहे हो, लेकिन गोल अचीव हो गया, इसका ये मतलब नहीं है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बाद मैनेजमेंट यूज करना छोड़ दो। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे? आप न्यू ऑब्जेक्टिव और न्यू टारगेट रीडिफाइन करोगे। तो देखो थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर रीडिफाइंड। अगले साल के लिए फिर से क्या करोगे? नए टारगेट्स, नए ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। The cycle of defining objectives, achieving them and redefining them continuously goes on। तो ध्यान से सुनना, ये लाइन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। साइकिल के अंदर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, अचीव करना और रीडिफाइनिंग मतलब फिर से क्या करना? टारगेट डिसाइड करना। टारगेट डिसाइड किया, अचीव किया, न्यू टारगेट बनाया, उसको अचीव किया, फिर से न्यू टारगेट बनाया। ये प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? तो 4 हमने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। ओके, ध्यान से सुनना। ओके,
फिर से मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, फॉर एग्जांपल, हाँ, क्रिकेट का ही बेस्ट एग्जांपल है। महेंद्र सिंह धोनी को सब लोग क्या बोलते हैं कि क्रिकेट में सबसे अच्छा कैप्टन है। महेंद्र सिंह धोनी को सब लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट में इंडिया का सबसे अच्छा कैप्टन रहा है। लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी का आप रिकॉर्ड देखोगे, टेस्ट मैचेस में अगर वो जब बाहर जाके खेलते हैं तो इंडिया हारती है। टेस्ट मैचेस, शायद कुछ गर्ल्स को एग्जांपल लेंगे, चलो मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कोई मैनेजर है, ठीक है, वो इंडिया में अपनी कंपनी रन कर रहा था, उसको बहुत सक्सेस मिली। इंडिया में अपनी कंपनी रन कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। वो दूसरी कंट्री में जाके सेम कंपनी रन कर रहा है, लेकिन अभी उसके अंडर के एम्प्लॉइज चेंज हो गए। अब वहां पे उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। उसकी मैनेजमेंट का तरीका तो सेम है, लेकिन पहले इंडियन एम्प्लॉइज के ऊपर कर रहा था तो सक्सेस मिल रही थी। अब फॉरेन के एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है तो उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इसका रीजन क्या? रीजन ये है कि मैनेजमेंट जो है ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट करता कौन है? एक ह्यूमन बीइंग मैनेजर। किसको मैनेज करते हैं? वर्कर्स। वो भी कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है। तो मैनेजर चेंज हो गया या वर्कर्स चेंज हो गए? मैनेजर चेंज हो गया या वर्कर्स चेंज हो गए? यहाँ पे टाइम चेंज हो गया। तो जरूरी नहीं हर बार आपको क्या मिले, सक्सेस मिले। एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था वो सबवे का था। सबवे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, इंडिया में देख रहे हो उसको सक्सेस मिली है इतनी? नहीं। इंडिया में उसको इतनी सक्सेस मिली है? नहीं मिली है। रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस इंडिया में सक्सेसफुल है, बाहर इतनी सक्सेसफुल नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है, लोग जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। लोग जो है वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। पॉसिबल है कि, है ना, आज जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ 10 इयर्स के बाद भी अगर मैं सेम तरीके से पढ़ाऊं तो पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स को तरीका समझ में नहीं है। तो मुझे भी क्या करना होगा? लोगों के साथ इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। आ रहा है समझ में सबको? तो मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट, और हाँ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देना, ह्यूमन प्रोसेस। ये सेपरेटली 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन क्या देंगे? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज डन बाय, फॉर, बाय एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब मैनेजमेंट करता कौन है? ह्यूमंस। किसके ऊपर करता है? ह्यूमंस। किसके लिए करता है? ह्यूमंस के लिए करता है। तो यानी इसमें आपको एक्सप्लेन क्या करना है? ह्यूमन प्रोसेस ही करना है। तो देखो, मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ यूनिवर्सलिटी। कि भले पूरे यूनिवर्स में हम लोग मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट करना किसको है? ह्यूमन एक्टिविटीज को करना है। पहली लाइन का मीनिंग ध्यान से समझना, इसमें ये लिखा है कि मैनेजमेंट भले पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है, लेकिन हर जगह लोग अलग हैं, तो उनके ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। कि फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि मैं इंडिया में जब एम्प्लॉइज को सैलरी देता हूँ, दिवाली के टाइम पे बोनस देता हूँ, वो लोग बहुत खुशी से काम करते हैं और दिवाली में बहुत मेहनत करते हैं ताकि मेरी सेल्स बहुत बढ़ती है। अब मैं अमेरिका में जाके फिर से दिवाली के टाइम पे बोनस दे रहा हूँ, लगता है उनको इतना फर्क पड़ेगा? नहीं। उनको अभी क्रिसमस या थैंक्स गिविंग के टाइम पे क्या चाहिए होगा? बोनस चाहिए होगा। मैं दुबई में जाके काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ईद के टाइम पे क्या करना होगा? बोनस देना पड़ेगा। आपके वर्कर्स चेंज होंगे, ह्यूमन बींग्स है, वो चेंज होते जाएंगे, तो आपको भी क्या करना होगा? अपने मैनेजमेंट को चेंज करते रहना पड़ेगा। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट। कि ह्यूमन बींग जो है वो हमारे मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मशीन्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, काम हम किससे करवाते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन। लेबर ही प्रॉब्लम है ना। जमीन तो हर जगह जैसी होगी, मशीन तो मैं इंडिया में यूज करूं या अमेरिका में यूज करूं, मशीन कुछ बोलेगी नहीं मेरे को इंडिया में यूज करो या मेरे को अमेरिका में यूज करो। मशीन तो कुछ आर्ग्यू नहीं करेगी। लेकिन लेबर है, वर्कर्स है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करेंगे? हमको उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, मेरा एक फ्रेंड है, वो रिलायंस कंपनी में सुपरवाइजर है। वो शॉक हो गया था जब अमेरिका में जाके उसको काम करना पड़ रहा था। रीजन क्या था? कि देखो, वो सुपरवाइजर है, मतलब वो लोगों से काम करवाता है, वो भी एक मैनेजर है। यहाँ पे वो लोगों से काम करवाता था, उसके काम करने का तरीका अलग था। वहां पे क्या है? अमेरिका में कैसे काम करने का सिस्टम है? वहां पे मंडे से फ्राइडे ही काम करते हैं। अब कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, वो लोग सैटरडे संडे नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पे इंडिया में सब लोग टाइम के हिसाब से काम करते हैं कि 5 बजे हमारा
टाइम खत्म होगा तो 4:30 बजे से ही सब लोग है ना अपना डेस्क को क्लीन करना शुरू कर देंगे, 4:45 बजे भाग जाएंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है, आज का जो काम मिला है आपको आज का आज ही क्या करना होगा, खत्म करना पड़ेगा। आपका 5 बजे खत्म हो रहा है तो भी पॉसिबल है आप 10 बजे के बाद क्या जा रहे हो, अपने घर पे जा रहे हो। हाँ, सैटरडे संडे पूरे किसके हैं, आपके हैं। यहाँ पे इंडिया में मंथली सैलरी मिलती है, वहां पे सैलरी कैसे मिलती है, वीकली बेसिस पे मिलती है। तो दोनों के काम करने का तरीका अलग है, तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज नहीं कर रहे हो तो मशीन्स यूजलेस है। आपने बहुत अच्छी मशीन मंगाई लेकिन आपके वर्कर सारे स्ट्राइक पे बैठ गए। आपकी मशीन्स वर्ल्ड क्लास है लेकिन आपके सारे वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए तो आप काम करवा पाओगे, पॉसिबल नहीं है। ये लाइन मैंने डिस्कस कर दी। मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। मैनेजर कौन है, ह्यूमन बीइंग। वर्कर्स कौन है, ह्यूमन बीइंग्स। तो डन बाय और फॉर दोनों में क्या आएगा, ह्यूमन बीइंग्स आएगा। लास्ट लाइन भी फिर से खुद से रीड कर लो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डिसीजन प्रोसेस। अब मैनेजमेंट में करते क्या है, जैसे मैंने आपको भी सबको बोला कि आप अपना मेरे को 12th का टारगेट बताओ। आप सबने टारगेट बता दिया। अब आगे आप क्या करोगे, डिसीजंस लोगे। अब सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज सोचना पड़ेगा कि आप हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला सकते हो। हर सब्जेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा आप कितने मार्क्स ला सकते हो। तो ये आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप कहाँ पे ट्यूशन लो, कहाँ पे ट्यूशन नहीं लो। तो वैसे ही कंपनी का टारगेट है कि उसको 20% सेल्स बढ़ानी है, तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हम लोग इस पर्सन से गुड्स बाय करें नहीं करें, हम लोग इन वर्कर्स को हायर करें नहीं करें। तो मैनेजमेंट इनडायरेक्टली क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो देखो, डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। देखो, जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग करते क्या है, आपको क्या लगता है जो मैनेजर है, मुकेश अंबानी है, वो रिलायंस में क्या करता होगा, खुद जाके है ना, ये क्या कहते हैं, रिलायंस फ्रेश के अंदर चीजें बेचता होगा? नहीं। मुकेश अंबानी आपको क्या लगता है एक भी फिजिकल काम करता होगा, खुद से कोई रिपोर्ट बनाता होगा? नहीं। उसका सिर्फ एक काम है, डिसीजन लेना। तो जो भी आप लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंचोगे तो आपका सिर्फ एक ही काम होगा और वो सबसे टफ काम होगा, डिसीजन लेना कि आपको न्यू ब्रांच ओपन करनी है, कहां पे न्यू ब्रांच ओपन करोगे। आ रहा है समझ में? आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। आपने डिसीजन ले लिया, फिर आपको देखना है कि आपने जिनको बोला है कि ये काम करो वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको देखना है कि लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। दस डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? यहाँ पे हमने 6 हेड पॉइंट्स देखे। 7th हेड पॉइंट मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। 7th हेड पॉइंट कौन सा है आपका, साइंस आर्ट्स और प्रोफेशन। वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस है। 5 क्या है, मैनेजमेंट एज आर्ट है। 6 तो हम लोग हो जाएगा। 7th क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्लियर? तो अगर हम लोग ये 3 आंसर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लास्ट हेड पॉइंट जो है वो खुद से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। क्लियर? ओके, पहले ये 7 के 7 हेड पॉइंट्स मेरे साथ याद करने का ट्राई करो। चलो, ओके। डोंट, डी, गेट, जी, अ, ए, हग, HUG, इन कोरोना, और लास्ट क्या है, सी। एक एक करके याद करते हैं। डी के ऊपर कौन सा है, दिमाग में बिठा दो, डिसीजन प्रोसेस। अभी अभी हमने रीड किया ना कि मैनेजमेंट क्या है, हमको डिसीजन लेना है। जी, जी के ऊपर दो थे। पहला वाला कौन सा है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और दूसरा ग्रुप एक्टिविटी, वो बाद में आएगा। तो डी के ऊपर डिसीजन, जी के ऊपर गोल ओरिएंटेड। प्लीज साथ साथ में याद करो। ए, ए के ऊपर साइंस आर्ट्स और है ना, वो वाला है आपका प्रोफेशन। तो ए पे क्या है, आर्ट्स है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। HUG, एच के ऊपर कौन सा है आपका, ह्यूमन प्रोसेस। याद है हमने डिस्कस किया अभी कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग सेंटर में है। यू पे पहला वाला यूनिवर्सल, जी पे ग्रुप एक्टिविटी। जी पे दो हैं, एक गोल ओरिएंटेड और दूसरा ग्रुप एक्टिविटी। और लास्ट सी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग प्लीज ट्राई करना अपने माइंड में बोलने का, ताकि आपको याद हो जाए। पहले तो दिमाग में सिर्फ ट्रिक याद करो। डोंट, डी, गेट का जी, अ, ए, हग इन द टाइम ऑफ कोरोना उसका सी।
ओके 7 है। डी के ऊपर कौन सा सबसे पहला? डिसीजन। डी के ऊपर सबसे पहला आपका कौन सा है? डिसीजन है। ओके नेक्स्ट, डी पे डिसीजन, जी पे गोल ओरिएंटेड, ए पे आपका आर्ट्स, एच पे ह्यूमन, यू पे यूनिवर्सल, जी पे ग्रुप एक्टिविटी और सी पे कंटिन्यूअस। फिर से, डी पे डिसीजन, जी पे गोल ओरिएंटेड, ए पे आर्ट्स, एच पे ह्यूमन प्रोसेस, यू पे यूनिवर्सल, जी पे ग्रुप एक्टिविटी और सी पे कंटिन्यूअस। क्लियर? प्लीज याद करने का ट्राई करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे क्लासेस और दूसरे क्लासेस में डिफरेंस यही है कि मेरी गारंटी आपको 3 और 5 मार्कर्स जो हैं यहीं पे हेड पॉइंट्स याद हो जाएंगे, बस रिपीट करते रहना पड़ेगा आपको। याद करने का ट्राई करो प्लीज।